हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहली नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों किस संस्था के द्वारा देश की पहली नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों बात करें, इफ़को ने देश की पहली नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है। अब दोस्तों बात करें इफ़को की, दोस्तों इफ़को का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में इफ़को का फुल फॉर्म पूछता है या एस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर पूछता है तो क्या हो जाएगा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। ये इफ़को का फुल फॉर्म हो जाता है। अगर दोस्तों बात करें इफ़को की एस्टेब्लिशमेंट की तो याद रखिएगा कब हुई थी, 3 नवंबर 1967 को इफ़को की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है इफ़को के, तो दोस्तों याद रखिएगा दिलीप संघानी जी इफ़को के चेयरमैन हो जाते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। अगर दोस्तों बात करें किस संस्था के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल, याद रखिएगा किसकी बात कर रहा है, दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना की। तो एक किस संस्था के द्वारा योजना बनाई गई है, तो दोस्तों यह गूगल के द्वारा निर्माण करने की योजना बनाई गई है। किसकी निर्माण करने की, तो अंडर सी सबसे लंबी केबल परियोजना को, याद रखिएगा किसके द्वारा, तो गूगल के द्वारा। अब दोस्तों अगर गूगल की बात करें तो गूगल की इस्टेब्लिशमेंट आपसे एग्जाम में पूछता है या हेडक्वार्टर। तो दोस्तों चलिए कवर करते हैं इस वीडियो में, सब कुछ हम डिटेल से आज कवर करेंगे स्टैटिक जीके के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों बात करें गूगल की, तो गूगल की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 4 नवंबर 1998 को गूगल की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और बात करें गूगल के हेडक्वार्टर की, तो दोस्तों गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई जी गूगल के सीईओ हो जाते हैं। दोस्तों कुछ और संस्थाएं हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1975 को। और इसका हेडक्वार्टर मैक्सिको यूएसए में हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है, तो सत्या नडेला। दोस्तों ये सीईओ आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो दोस्तों नोट करते हुए चलिएगा सभी सीईओ को। और आपको सीईओ से संबंधित सारी संस्थाओं की जो सीईओ हैं उनसे संबंधित वीडियो हमारे चैनल करंट एनालिसिस पे उपलब्ध है, तो आप वहाँ भी जाके डिटेल में देख सकते हैं। चलिए बात करें अगर फेसबुक की, दोस्तों फेसबुक की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी फरवरी 2004 में। कब हुई थी फेसबुक की इस्टेब्लिशमेंट, फरवरी 2004 में। अगर दोस्तों हेडक्वार्टर की बात करें फेसबुक का, तो फेसबुक का हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज यूएसए में हो जाता है। और सीईओ कौन हो जाते हैं, तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि ट्विटर। अब दोस्तों ट्विटर की बात करें तो ट्विटर का इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 21 मार्च 2006 में ट्विटर की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में हो जाता है। और सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। दोस्तों किस बैंक के द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है, दोस्तों याद रखिएगा क्या है कि शुरुआत कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की। तो यह किसके द्वारा शुरुआत की गई है, दोस्तों एसबीआई बैंक के द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछता है कि एसबीआई बैंक के द्वारा किस योजना की हाल ही में शुरुआत की गई, तो दोस्तों याद रखिएगा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की। अब चलिए जानते हैं एसबीआई के बारे में। दोस्तों बैंकों के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें एसबीआई की इस्टेब्लिशमेंट की, तो दोस्तों एसबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1955 में। कब, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पे, मुंबई में। और सीईओ कौन हो जाते हैं एसबीआई के, तो दिनेश कुमार खरा जी एसबीआई के सीईओ हो जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक। इसकी बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी अगस्त 1994 में।
कब? अगस्त 1994 में। और हेडक्वार्टर तो मुंबई में हो जाता है एचडीएफसी बैंक का भी। और इसके सीईओ कौन हो जाते हैं? तो शशिधर जगदीशन जी सीईओ हो जाते हैं एचडीएफसी बैंक के। और दोस्तों एसबीआई बैंक के कौन थे? तो दिनेश कुमार खारा जी। चलिए बात करते हैं और भी डिटेल की। तो दोस्तों बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1994 में। आईसीआईसीआई बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में हो जाता है। और इसके सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी जी आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों आप क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें लिखा वन स्टॉप सेंटर, तो आप पर्यावरण और वन मंत्रालय ना टिक कर दीजिएगा, इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, लोग वन स्टॉप सेंटर देख के तो वन मंत्रालय को ही टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि प्रेजेंट टाइम में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है हमारे। तो दोस्तों बात करें क्वेश्चन पे आते हैं, तो किस मंत्रालय के द्वारा पूछा गया था 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? दोस्तों याद रखिएगा, मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या कितनी थी? 100, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 150। तो ऐसा किस राज्य सरकार ने किया है? तो दोस्तों बात करें उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 थी उसे बढ़ा के 150 कर दिया। अब दोस्तों बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल दोस्तों क्या हो जाती है? देहरादून और गैरसैंण। दोस्तों विंटर कैपिटल अगर आपसे पूछता है तो देहरादून हो जाती है, और समर कैपिटल पूछता है तो गैरसैंण हो जाती है। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के सीएम हो जाते हैं। और राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हो जाती हैं उत्तराखंड की। अब दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ हैं? तो उत्तराखंड में हो जाते हैं। और नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में आपके हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में खोला गया? तो दोस्तों बात करें फायर पार्क की, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि किस राज्य में फायर पार्क, देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है, तो दोस्तों यह उड़ीसा में शुरू किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया। अगर दोस्तों बात करें उड़ीसा की कैपिटल और सीएम और राज्यपाल की, तो दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो जाती है। क्या? भुवनेश्वर हो जाती है। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो नवीन पटनायक जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल जी राज्यपाल हो जाते हैं। और यहाँ पे सिमली नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क और चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो उड़ीसा में हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों बात करें पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है, किस देश ने लिया है? तो दोस्तों अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया है? तो दोस्तों किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो दोस्तों द हिंदू ग्रुप को 2020 का चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की मुख्यालय की, तो यह थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में हो जाती है। कहाँ पे दोस्तों? याद रखिएगा, बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड की कैपिटल है। दोस्तों बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, तो यह भी याद रखिएगा इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1947 में। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ था? तो 1947 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में हो जाती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा के वर्तमान में कोच कौन है? तो दोस्तों बात करें नीरज चोपड़ा के वर्तमान में कोच की, तो वर्तमान में इनके कोच कौन है? तो क्लॉस बॉर्टिनिटेज इनके वर्तमान टाइम में कोच हो जाते हैं। अब दोस्तों गौरी केलवर्ट जो कि 2017 और 18 में नीरज चोपड़ा के कोच रहे थे। याद रखिएगा 2017-18 में कौन थे? तो
गौरी क्लेवर्ड 2017 और 18 में नीरज चोपड़ा के कोच थे। और प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो क्लॉस बॉर्टिनिटेज इनके वर्तमान टाइम में नीरज चोपड़ा के कोच हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करें नीरज चोपड़ा की, दोस्तों आप सभी को पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा ने अपने देश भारत को एक स्वर्ण पदक दिलाया था। और दोस्तों किस खेल से संबंधित है यह भी याद रखिएगा, तो ये भाला फेंक से संबंधित है। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन्होंने कितने मीटर की दूरी तक भाला फेंका था टोक्यो ओलंपिक 2021 में, कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक आउटलुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों बात करें विश्व आर्थिक आउटलुक की या किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक जारी किया जाता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को के अनुसार विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है। दोस्तों बात करें विश्व शिक्षक दिवस की और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो जान लीजिए इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। और यह कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो दोस्तों याद रखिएगा ये 5 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है, नेशनल टीचर्स डे, तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब नेशनल टीचर्स डे कब, तो 5 सितंबर को। याद रखिएगा किसके जन्म उत्सव के उपलक्ष्य पे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2023 में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों बात करें महिला T20 वर्ल्ड कप की जो कि 2023 में होना, तो इसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के द्वारा 2023 के महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी की जाएगी। कहाँ पे, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। अब दोस्तों बात करें 2020 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी कहाँ की गई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। और विनर कौन था 2020 वर्ल्ड कप का, महिला T20 वर्ल्ड कप का, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ही विनर रही थी और जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही खेला गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है। दोस्तों बात करें भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच की, तो ये कौन हो जाते हैं सोजर्डे मारिजे, ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करें भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन हो जाती है, रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कैप्टन हो जाती है। और कोच कौन है, तो सोजर्डे मारिजे, ये महिला हॉकी टीम के कोच हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी। तो दोस्तों बात करें 75वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा 75वां स्वतंत्रता दिवस 2021 में मनाया गया था। कब, 2021 में। तब इस समारोह की थीम क्या थी, तो दोस्तों 2021 की थीम थी नेशन फर्स्ट हमेशा फर्स्ट। 2021 में जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उसकी थीम दोस्तों क्या थी, नेशन फर्स्ट हमेशा फर्स्ट। और 2022 में कौन सा मनाया जाएगा दोस्तों, तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और दोस्तों 2021 में 73वां गणतंत्र दिवस भी मनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे। दोस्तों बात करें टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, दोस्तों याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन कब हुआ था, पहले तो ये याद रखिएगा 23 जुलाई 2021 को। और उस समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, तो दोस्तों MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दो लोग भारत की तरफ से ध्वजावाहक थे। दोस्तों MC मैरी कॉम जो कि मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी टोक्यो ओलंपिक में, याद रखिएगा MC मैरी कॉम, इनका संबंध किससे हो जाता है, तो मुक्केबाजी से। और दोस्तों मनप्रीत सिंह ये हॉकी टीम के कैप्टन हो जाते हैं, मेन हॉकी टीम के कैप्टन है। दोस्तों याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन मेन हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह। और MC मैरी कॉम जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। दोस्तों ये MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह भारत की तरफ से ध्वजवाहक थी। अब दोस्तों बात करें समापन के समय ध्वजवाहक कौन थे, तो याद रखिएगा समापन के समय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। दोस्तों बजरंग पुनिया का किस क्षेत्र से संबंध है, दोस्तों याद रखिएगा इनका संबंध कुश्ती से हो जाता है, किससे, कुश्ती से। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा पदक जीता था, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान सुनिएगा कि विश्व मलाला दिवस
किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों मलाला यूसुफजई जी के नाम पे विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा 12 जुलाई को। दोस्तों अब बात करें मलाला यूसुफजई की, तो दोस्तों ये विश्व की सबसे कम उम्र की पर्सन हो जाती हैं जिन्हें 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये 17 वर्ष की उम्र में ही इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, इसलिए ये विश्व की सबसे कम उम्र की पर्सन हो जाती हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ शांति के लिए दिया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन हर वर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है? तो दोस्तों बात करें अर्थ आवर कब मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। ये हर वर्ष के मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। और दोस्तों यह वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा ये इसका जैसे कि 2022 में यह कब मनाया जाएगा दोस्तों, अगर बात करें तो 2022 में 26 मार्च को मनाया जाएगा, क्योंकि मार्च मंथ का लास्ट सैटरडे कब पड़ेगा तो 26 डेट को पड़ेगा। तो यह अर्थ आवर कब मनाया जाएगा 2022 में? दोस्तों याद रखिएगा 26 मार्च को। तो ऐसे ही कोई डेट इसकी फिक्स नहीं रहती है, यह मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा अर्थ आवर कब मनाया जाता है, तो मार्च के अंतिम शनिवार को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग मार्च 8 स्पेस रॉकेट जिसने हाल ही में 5 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है या किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह लॉन्ग मार्च एक रॉकेट है जिसके साथ 5 सैटेलाइटों को एक साथ भेजा जाता है इसमें। तो ये किस देश से संबंधित है? तो बात करें ये किस देश का हो जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा चीन का हो जाता है। कहाँ का रॉकेट है ये? लॉन्ग मार्च 8। याद रखिएगा कौन सा रॉकेट है? लॉन्ग मार्च 8। कहाँ का हो जाता है? तो चीन का हो जाता है। चलिए बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका में लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो कहाँ पे सम्मानित किया गया है? अमेरिका में लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्को फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी फीचर जीता है? तो दोस्तों कौन सी फिल्म हो जाती है? तो पुगल्या, जो कि एक मराठी फिल्म है। याद रखिएगा पुगल्या जो कि एक मराठी फिल्म हो जाती है, उसने मास्को फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फीचर जीता है। मराठी फिल्म हो जाती पुगल्या, क्या मराठी फिल्म है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो दोस्तों 131 रैंक रही। कितनी? 131। अब दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो UNDP के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म क्या जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और उसमें भारत की रैंक क्या थी? तो 131वें स्थान पे थी। अगर दोस्तों पहली बात करें, आपसे एग्जाम में पूछता है फर्स्ट कौन था, तो याद रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में फर्स्ट पे कौन सा देश था? तो डेनमार्क था। याद रखिएगा कौन सा? डेनमार्क हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा वीरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बात करें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा वीरनी पुरस्कार से किसे प्राप्त किया गया है? तो वीरनी पुरस्कार द्वितीय चंद्र जी को प्राप्त किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। दोस्तों बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में द्वितीय चंद्र जी के बारे में पूछता है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा ये उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? उड़ीसा से। याद रखिएगा ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों बात करें छत्तीसगढ़ की, दोस्तों छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल हो जाती है रायपुर। और छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल जी हो जाते हैं। और राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उइके जी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हो जाती हैं। और कंगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कब हुआ? दोस्तों बात करें लखनऊ में बड़े इमामबाड़े का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा कब हुआ था? 1784 में हुआ था। कब? 1784 में लखनऊ में बड़े इमामबाड़े का निर्माण कराया गया। और दोस्तों किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा आसफ उद दौला के द्वारा निर्माण कराया गया था इमामबाड़े का, जो कि लखनऊ में है। किसके द्वारा? आसफ उद दौला के द्वारा। और दोस्तों अगर एग्जाम में आपसे पूछता है भारत का सबसे बड़ा इमामबाड़ा कौन सा है, तो याद रखिएगा निजामत इमामबाड़ा हो जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा इमामबाड़ा है। और बाड़ा इमामबाड़ा ये दूसरे नंबर पे आता है, सेकेंड लार्जेस्ट
इमामबाड़ा हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। और पहले पे कौन है तो निजामत इमामबाड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है आपकी कि कौन सी बुक है, इसके किसके द्वारा ये पब्लिश की गई है। तो 14 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ये बुक किसके द्वारा पब्लिश की गई है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा 14 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पब्लिश की गई है। दोस्तों वेंकैया नायडू जी हमारे उपराष्ट्रपति हो जाते हैं और जो कि प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों बात करें आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन के लेखक की तो अरुंधति जी हो जाती। कौन, अरुंधति जी। और दोस्तों बात करें अरुंधति जी की तो ये भारत की सबसे पहली महिला जिन्हें 1997 में मैन बुकर अवार्ड दिया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, याद रखिएगा। 1997 में मैन बुकर अवार्ड किसे दिया गया था तो अरुंधति जी को, किसके लिए तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें मैन बुकर अवार्ड दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने ग्लोब साइकिल अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों प्लेयर्स ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसने जीता है तो याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड जीता है। दोस्तों दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। किसे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।